आज 24 तारीख हो चुकी है, शुक्रवार। आप सबको पता है कि स्टूडेंट्स का आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर में आज भी जारी है। दुनिया भर से बहुत सारे मेल आए, लोगों ने पूछा सबके अलग अलग क्वेश्चन कि सर क्या यह आंदोलन सही है या गलत है। तो दिल्ली के इस आंदोलन पर हम आखिरी में बात करेंगे कि यह आंदोलन आज सही है या गलत है। लेकिन सबसे पहले एक बात बताऊं कि आंदोलन, तो मैं आपसे कहूं कि दुनिया के अंदर, विश्व में अगर कोई भी आंदोलन होता है तो हम उसको गलत कह ही नहीं सकते, क्योंकि आंदोलन कब होगा? जब उसकी कोई वजह होगी। वजह से ही क्या होता है, दुनिया का कोई भी आंदोलन की शुरुआत होती है। मैं बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं कर रहा हूं, मैं बात दिल्ली की ही नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं कि जो पहला स्टेप होगा, कहीं ना कहीं तो अन्याय हुआ होगा, कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा, तभी आंदोलन होता है। आप लोगों की मांग किसी व्यक्ति से नाराज, किसी समाज से नाराज, देश से नाराज, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, यानी कि आंदोलन की शुरुआत होती है। तो जो शुरुआती स्टेप, जो पहला स्टेप होता है, पहला चरण होता है, वो दुनिया के किसी भी आंदोलन का हम कह ही नहीं सकते कि गलत होता है। लेकिन सेकंड स्टेप क्या होता है? क्या दुनिया के अंदर जो आंदोलन रखा गया है, क्या सेकंड स्टेप के अंदर भी मांग वही है या वो मांग हल्की सी चेंज हो चुकी है? कैसे? जैसे कुछ लोग आंदोलन रखते हैं, आज आप नीट का एक आंदोलन लगाओ जिसमें पूरे देश भर के लोगों को गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा होनी चाहिए, चाहे मैं इसको सही कहूं, गलत कहूं, या आपकी कोई भी राय हो, इसका मतलब गलत तो हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, तो आंदोलन बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होता है, दुनिया के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस आंदोलन को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। और सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। आप हमेशा अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ। तो दुनिया भर से लोगों ने क्या किया, बच्चों को सपोर्ट किया कि भाई आज ये किसी के बच्चे के साथ हुआ है, कल ये हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है। तो दुनिया भर से सपोर्ट मिलना स्टार्ट होता है। तीसरे चरण में क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग से कह देते हैं कि नहीं, हम तो पॉलिटिकल के खिलाफ है, भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ है, तो प्लीज हमारा नफरत किससे? हमारी नफरत गवर्नमेंट से ही तो है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं, भ्रष्टाचार उन्होंने ही किया। तो तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, देश के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, जुड़ना शुरू करते हैं एक पार्टी को छोड़ के। हमेशा किस पार्टी को छोड़ के? जिस पार्टी के विरोध में आप लोग आंदोलन करते हो, वो पार्टी आपके साथ नहीं आती, लेकिन दुनिया भर से धीरे 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 पार्टियां जुड़ना शुरू हो जाती हैं, सपोर्ट करना शुरू हो जाती हैं। बेशक उनका मकसद दुनिया के आपके आंदोलन के लिए नहीं होता, वो राजनीतिक फायदे के लिए आपसे जुड़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जुड़ना चाहिए। इस तीसरे चरण में भी बिल्कुल सही है, हम इसको गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश के अपोजिशन पार्टी का लीडर है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है, उस हर व्यक्ति का फर्ज बनता है आंदोलन को सपोर्ट करना। तीसरे चरण तक भी क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। जैसे आप चौथे स्टेप पर आ जाते हो, किसी भी आंदोलन के, हम नीट के ऊपर नहीं लेंगे, हर आंदोलन के चौथे स्टेप में क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग आना शुरू हो देते हैं, अब राजनीति शुरू हो जाते हैं, आपके मुद्दे को हटा दिया जाता है, हजारों मुद्दे शुरू कर दिए जाते हैं, ये भी गलत था, वो भी गलत था, ये भी गलत था। अब यहां पर राजनीति होना शुरू हो जाते हैं। इसी में बहुत सारे असामाजिक तत्व ऐसे आते हैं जिनको पता होता है कि ये सही मंच है, इस मंच से क्या होगा, देश उनको सुनेगा। तो आप तो यार उनको अच्छी भावनाओं से बुलाते हो, मतलब जो भी व्यक्ति आंदोलन कर रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका आंदोलन खराब हो। अगर मैं भी कल आंदोलन करूंगा, मैं भी कोई बात रखूंगा, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरा आंदोलन खराब हो। लेकिन मैं देखता हूं कि यार व्यक्ति मेरे सपोर्ट में आते हैं, बहुत फेमस लोग हैं, इनको लोग सुनते हैं, लेकिन अब वो क्या करते हैं, आपका मंच इस्तेमाल करके एंटी इंडिया बातें शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कई टाइम से उनके अंदर जहर भरा हुआ है जिसको वो निकाल नहीं पा रहे हैं। आज उसको पता है कि इस स्टेज को क्या है, पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन वो एक पल के लिए ये भूल जाते हैं कि यार ये बच्चे इतने वक्त से, आज हम नीट के ऊपर एग्जांपल लेके देख रहे हैं कि इतने टाइम से बैठे हुए हैं लोग, अपने घरों से आए हुए हैं, लेकिन मैं इस तरह का जहर उगलूंगा किसी के धर्म को लेके, देश की आजादी को लेकर, इस बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा? उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है भाई। वो 2-4 घंटे के लिए आते हैं, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे, उसके बाद वो कभी नजर नहीं आएंगे। लेकिन उनके कहे हुए शब्दों से क्या होता है, जो वहां ईमानदारी से लोग बैठे हुए हैं उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि देश तो सब क्या बोलेगा, देश उसको नहीं बोलेगा, देश आपको बोलेगा, हमको बोलेगा कि तुम्हारे मंच में कैसे लोग आ रहे हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि यार आप आकर एंटी इंडिया बातें करो, आप हमारे देश को गालियां दो, आप हमारे देश की सेना को गालियां दो। इसी का क्या होता है, धीरे धीरे आंदोलन कमजोर होना शुरू होता है। ये हर आंदोलन का है यार, दुनिया के अंदर आंदोलन तब तक आंदोलन रहता है जब तक आपका जो पहला स्टार्टिंग का गोल है, आपकी मांग है, अगर वो मांग आखिरी वक्त तक नहीं बदलती तो दुनिया का सबसे सक्सेस आंदोलन होता है। लेकिन 99% केसेस में क्या हो जाता है,
ये सब चीजें धीरे धीरे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और 5 आते हुए क्या हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हम फिर आते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। ये जो आंदोलन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है या गलत हो रहा है? आंदोलन की जो वजह है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि आंदोलन की वजह बिल्कुल गलत है। आंदोलन की वजह 100% सही है। भ्रष्टाचार, अगर नीट के पेपर लीक हुए तो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार है ना यार। दुनिया का कोई भी आतंक शुरू होता है वो भी भ्रष्टाचार से ही होता है। दुनिया का कोई भी जंग जो होती है वो भी भ्रष्टाचार से ही होती है। तो ये नीट के पेपर भी क्या, हमारा सिस्टम का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इसमें जो भी लोग दोषी हैं, सबसे निचले वर्ग से लेकर सबसे पावरफुल में बैठे हुए चेयर पर, वो सब दोषी हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल कहूंगा ये चीज होना चाहिए। अब लेकिन इस आंदोलन के पीछे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार ये आंदोलन बिल्कुल सही है, गलत, हम उसके ऊपर भी आते हैं। अब आपने देखा कि इतिहास में पहली बार, मैंने जब से देखा, मैं पहली बार देख रहा हूं कि देश के अंदर चर्च से बहुत सारी सिस्टर्स भी आ गई, बहुत सारे फादर भी आ गए सपोर्ट में, दुनिया भर के लोग आने शुरू हो गए। कितनी अच्छी बात है यार। मतलब आज हमारे देश के इतने लोग जुड़ गए, लेकिन क्या सच में ये जो जुड़े हैं या इस मूवमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं, या इस आंदोलन के जरिए ये किसी और चीज को दबाना चाहते हैं? ये देश के लोगों को समझना चाहिए। अब आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। दुनिया के अंदर क्या होता है, कोई भी आंदोलन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा, फंड। ये मैं मान ही नहीं सकता कि धरती का कोई भी आंदोलन भूखे पेट किया जा सकता है। दुनिया का कोई भी आतंकवादी हमला बिना पैसे के किया जा सकता है। दुनिया का कोई भी अराजकता जो बोलते हैं ना हम लोग, प्रोपेगेंडा, वो बिना पैसों के नहीं करी जा सकती। तो फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ ये आंदोलन, दूसरी तरफ क्या है जो शायद आम लोगों को नहीं पता, बहुत सारे हिंदुस्तानियों को नहीं पता, कि देश के अंदर FCRA कानून के अंदर संशोधन किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी वजह है। अब लोग बोलेंगे यार ये FCRA कानून और ये नीट का पेपर, ये देश के अंदर आंदोलन, और बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि चर्च के फादर सिस्टर सब यहाँ पर आ गए। बहुत टाइम से संसद के अंदर संसद नहीं चलने दिया जा रहा है। तो ये FCRA क्या बल है? देखो, सब आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारे NGO बने। NGO हमेशा समाज सुधार के लिए बनाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है यार, NGO अच्छा काम करती हैं, उन बच्चों को शिक्षा देती हैं, हॉस्पिटल्स बनाती हैं, उन सभी लोगों की मदद करने की कोशिश करती हैं जिन लोगों को सच में मदद की जरूरत है। इसके लिए क्या है, दुनिया भर के अंदर NGO बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है उन NGO में पैसा कहाँ से आता है? यार NGO तो चलेंगे नहीं ना एकदम से। अगर NGO भी किसी की मदद कर रहे हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं से पैसा आता है। तो देश के बहुत सारे लोग क्या NGO को मदद करते हैं, जैसे आप लोग भी करते होंगे यार। बहुत सारे लोग देखो खाना खिलाते हैं, तो आप भी, जितने भी हमारी है, हम अपने हिसाब से अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई 100 रुपए देता है, कोई 1000 रुपए देता है, कोई लाख रुपए देता है, देश के लोग देते हैं। लेकिन क्या है, इन्हीं NGO के अंदर दुनिया के अलग अलग देशों से भी पैसा आता है। तो इसी के लिए क्या है FCRA कानून। क्या वो पैसा जो आ रहा है सच में लोगों की भलाई के लिए आ रहा है? क्या सच में इस पैसे का इस्तेमाल बच्चों की मदद करी जा रही है, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, लोगों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं, उस हर व्यक्ति की मदद करी जा रही है जिसको सच में ग्राउंड में जरूरत है? तो इस चीज का पूरा ध्यान रखने के लिए एक कानून है FCRA। मतलब विदेश से जो पैसा आ रहा है वो कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है? अब आप बोलोगे यार कि पैसा तो कोई भी दे रहा हो, इससे सरकार को क्या मतलब? बिल्कुल सही बात है यार, भाई पैसा दे रहा है तो सरकार को क्या मतलब है? कम से कम भलाई के लिए तो दे रहा है। ये तो सवाल मेरा भी होना चाहिए, मुझे भी गुस्सा आना चाहिए इस चीज में। चलो एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे देश के बहुत सारे बच्चे, इन्हीं नीट के बच्चे या देश का कोई भी बच्चा, एक पल के लिए एक बच्चा ये सोचो कि आज आपको कोई भी व्यक्ति मदद करता है। बहुत सारे होते हैं, किसी ने आपको कोई मोबाइल गिफ्ट कर दिया, किसी ने आपको पैसों से मदद कर दी, किसी ने कपड़े से मदद कर दी। जैसे आप अपने घर में जाओगे तो आपके मम्मी पापा या घर के जो भी बड़े लोग पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि बेटा ये मोबाइल तुझे किसने दिया? बोलेंगे बेटा ये पैसे तुझे किसने दिए? ये तेरे पास जो नए कपड़े आए हैं तुझे किसने दिए? ये हर परिवार, हिंदुस्तान के हर परिवार का सवाल होगा अपने बच्चे से। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप को ये जानने का पूरा अधिकार है कि मेरे बच्चे को अगर आज किसी ने मोबाइल गिफ्ट कर दिया तो वो व्यक्ति कौन है जिसने मेरे बच्चे को मोबाइल गिफ्ट किया है। इस मोबाइल गिफ्ट करने के पीछे उस व्यक्ति की क्या वजह है? क्या वो व्यक्ति सच में अच्छा है, उसने सच में मेरे बच्चे की मदद करी है, या मेरे बच्चे का वो इस्तेमाल करने वाला है भविष्य में? ये हर परिवार का होता है ना यार, सबका ही होगा। तो अब हम देश को ले लेते हैं, देश भी हमारा एक परिवार है। तो ऐसे ही क्या है, जब देश के अंदर बाहर से पैसा आता है NGO के अंदर, तो हमारी देश ये देखती है कि जिस NGO में पैसा आया है
वो पैसा देने वाला व्यक्ति कौन है, जिस विदेशी कंपनी से ये पैसा आया या विदेशी आदमी ने ये फंड की मदद करी है, वो सच में व्यक्ति कौन है। आप एक पल के लिए सोचकर देखो, एक पल के लिए, उदाहरण के लिए अगर ये सोचो कि किसी एनजीओ को ISIS फंड देता है, तो इसका मतलब फंड तो बिल्कुल गलत ही होगा ना यार। उस फंड का अच्छे कामों के लिए तो यूज नहीं होगा। तो सरकार का अधिकार होता है ये जानना कि पैसा कहां से आ रहा है और क्यों दिया जा रहा है। और दूसरी चीज, एनजीओ की आड़ में क्या होता है, एनजीओ में जितना भी पैसा आता है, मैं हर एनजीओ की बात नहीं करूंगा तो प्लीज गुस्सा मत होना, तो कुछ एनजीओ क्या होते हैं 50% पैसा तो सिर्फ अपने लेविश स्टाइल, 5 स्टार होटल में रहना, विदेश यात्रा करना, अपनी लाइफ को बहुत लविश तरीके से जीना, उसके लिए यूज करते हैं। बाकी बच्चा 50% में से 40% ये पैसा यूज होता है एंटी इंडिया प्रोग्राम्स के अंदर, किसी बच्चे के हाथ में पत्थर पकड़ा देना, किसी को टेरर फंडिंग करना, और बाकी जो 10% होता है वो मुश्किल से उन लोगों को मिल पाता है जिन्हें सच में जरूरत है। तो इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए जो FCRA कानून बनाया है, इसमें एक संशोधन होना है। बात समझ रहे हैं? तो उसी संशोधन को ना हो, विदेश की धरती में बैठे कुछ डीप स्टेट और पावरफुल देश बहुत नाराज हैं हिंदुस्तान से कि नहीं, इस कानून में और संशोधन नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो आज आपको इतने लोग नजर आ गए ना कुछ, उसमें से आधे वो लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि ये कानून पास हो। अब बहुत सारे लोग नाराज मत होना, पॉलिटिकल लोग, कि ये कानून यार क्या कानून है। इस कानून को बनाया किसने था पता आपको? इस कानून को बनाया था हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी ने 1976 में, आपको पता है। और जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी तब इस कानून को बनाया गया था। इंदिरा गांधी जी ने जब इस कानून को बनाया तो उन्हें एनालाइज हुआ पूरा का पूरा कि इस देश के अंदर बहुत सारे विदेशी लोग हैं, डीप स्टेट हैं, दुनिया भर के वो पावरफुल देश हैं जो हमारे देश को पैसा दे रहे हैं, एनजीओ को, देश में एक गृह युद्ध करने के लिए, देश के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए। तो कानून उन्होंने बनाया था। तो हर कानून के अंदर क्या होता है, संशोधन होते हैं। जैसे आप मोबाइल को अपग्रेड करते हो तो वैसे ही कानून भी धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होता है, अपग्रेड। लेकिन हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि इस सत्र के अंदर यह कानून पास हो जाए, संसद नहीं चलने देंगे। बात समझ लो, संसद में बात ही नहीं होने देंगे तो कानून कैसे पास होगा। तो आपको मैंने छोटा सा इस कानून के बारे में समझाने की कोशिश करी। और आज आप देखो पूरे देश के अंदर आपको हर सोशल मीडिया में एक ही खबर सुनाई दे रही होगी कि जंतर मंतर देश के अंदर बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज, पुलिस के ऊपर लाठी चार्ज, पथराव। लेकिन क्या है, आपने कभी सोचा कि जब ये सब चीजें देश में चल रही हैं तो इस देश में हर व्यक्ति देश के लिए भी काम कर रहा है। मैं 22 तारीख की घटना देता हूं। एक 22 तारीख को हमारे देश में क्या है, जम्मू कश्मीर अनंतनाग में एक हमला किया TRF ने। यह LET का एक फ्रंट है, मतलब लश्कर तोयबा का एक आतंकवादी संगठन जो फ्रंट पर रहकर काम करता है। पता आपको, उसमें एक हमारे हेड कांस्टेबल शहीद आशिक हुसैन कुरैशी मारे गए, अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। अभी 22 तारीख को यार, आज 24 तारीख है। इस खबर को ना मैं किसी सोशल मीडिया में देख रहा हूं, ना कहीं नहीं देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और जो दुनिया भर के आज बॉट अकाउंट चल रहे हैं ना, अभी अभी पकड़े हैं, आप देखना, हमारी स्पेशल फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, NIA ने दुनिया भर के पाकिस्तान के सोशल मीडिया पकड़े हैं जो दुनिया भर का प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। आर्मी की ड्रेस पहनी है, मुंह में कपड़ा बांधा हुआ है, बोला हम स्टूडेंट तुम्हारे साथ हैं, स्टूडेंट तुम्हारे साथ हैं। सारे के सारे बॉट अकाउंट कहां से चल रहे हैं? पाकिस्तान से चल रहे हैं। अभी बहुत सारे ट्रैक हुए हैं, धीरे धीरे और ट्रैक होंगे, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे इस देश के बच्चों को कि आपके देश में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। पता है क्यों? ताकि आपको यह ना लगे कि आशिक हुसैन कुरैशी इस देश के हीरो हैं। आपके दिमाग में तो उन्होंने नफरत फैलानी है। इन्होंने क्या नफरत फैलानी है? इस पाकिस्तान ने या इन वेस्ट की कंट्रीज ने कि नहीं, हमारे देश के अंदर तो क्या हो रहा है, भाईचारा है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं तो आशिक हुसैन कुरैशी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया ना यार। उन्होंने तो नहीं देखा कि मैं मुस्लिम हूं। हमारे अब्दुल कलाम आजाद जी ने तो कभी देखा ही नहीं यार कि मैं मुस्लिम हूं। इस देश को परमाणु शक्ति बना दिया, लेकिन नहीं, बाहर बैठे कुछ लोग अपना एजेंडा उन्होंने चलाना है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? इस देश के अंदर तो क्या है, आपको दूसरी नजर से देखा जाता है। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश के अंदर गृह युद्ध हो जाए। पाकिस्तान के बहुत सारे वीडियोस, नहीं हम तो स्टूडेंट्स के साथ हैं। अबे किस स्टूडेंट्स की बात बोल रहे हो तुम बताओगे स्टूडेंट्स के साथ हो? तुमने बलोच के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप कर दिया। तुम बताओगे देश के अंदर क्या हो रहा है? 5 लाख बच्चे तुमने बलोच में गायब कर दिए।
तुम बताओगे हमारे देश में क्या हो रहा है? पीओके के अंदर तुमने 2000 लोगों को शूट एंड साइट कर दिया, गोली मार दी। तुम हमें बताओगे हमारे देश को कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है? तुम वो लोग हो, तुम्हारी आर्मी वो है जिन्होंने पीओके से अभी 5000 बच्चे उठा रखे और कभी अपने घर वापस नहीं जाएंगे। तुम बताओगे हमारे देश को कि तुम हमारे बच्चों के साथ हो। अब क्या है, इस पूरे जंतर मंतर प्रोटेस्ट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, मतलब सबका इमोशन बच्चों के साथ, सोनम वांगचुक सर के साथ 26 दिन भूखे रहे। सोनम सर को लगा नहीं कि शांति से बात होनी चाहिए, सरकार उनकी बात मान ली। जेपी नड्डा सर उनसे मिलने गए, जूस पिलाया, जो भी शर्त थी, जो भी शर्त लिखी आपको पता है, उन शर्तों पे क्या हो गया, बात हो गई। सोनम वांगचुक सर ने अपील करी कि इस प्रोटेस्ट को आप खत्म किया जाए, लेकिन तभी कहानी के अंदर ट्विस्ट आता है। आपका सुप्रीम लीडर कॉकरोच का बोलता नहीं, हम इस प्रोटेस्ट को नहीं तोड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि ये प्रोटेस्ट तब तक टूटे ही ना जब तक ये बिल पास ना हो। बस बात समझ रहे हैं? इसका तरीका देखो बात करने का। जब भी ये भीड़ में जाता है, कोई भी पुलिस वाला होता है, ये देखता है इसके आसपास की भीड़ है, तो डायलॉग क्या बोलता है, तुम्हारा खून बहा के मैं नहीं भरा। ये डायलॉग है इसकी। बात समझ, इसने क्या भरम फैलाया कि हमारी दिल्ली पुलिस या हमारी भारत सरकार इंटरनेट सेवा बंद कर रही है। सिर्फ भरम फैलाना। क्या बोलता है कि गवर्नमेंट अगर आपसे बोले कि जगह खाली करनी है तो आप अपनी जगह से मत हिलना। बस इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हजारों लट पड़ जाए किसी के, कोई फर्क नहीं। पीछे से इनके बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर कि हमें इस देश के जनजीव में प्राउड है। अबे तुम्हें क्या प्राउड होगा यार, पूरे विश्व को प्राउड होता है। किसी भी देश के स्टूडेंट्स, देश के बच्चे उस देश का भविष्य है। तुम बताकर क्या कह रहे हो हमें प्राउड है? आज तुम बता रहे हो, तब तुम्हें नहीं आया जब इस देश में भ्रष्टाचार चल रहा था, तब तुम्हें समझ में नहीं आया। क्यों? आज तुम सत्ता से बाहर हो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं यार, ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी के पक्ष में हूं। मैं खुद था जो बिहार तक गया था, मैं खुद था जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आया था यार 17 तारीख को। इतने लीडर आप अपने बच्चों को आगे लाओ ना यार, इन मासूम बच्चों को। वीडियो दिखा रहे हो कि एक बच्चा यार क्या कहते हैं उसके बाद खाने के लिए नहीं है। एक वीडियो में एक नेताजी बोलते हैं कि मैं बहुत इमोशन हूं इस चीज को देख के। नेताजी आपके स्विच अकाउंट भर चुके हैं, बात समझ रहे हैं? आपके पास इतना पैसा है कि इस जंतर मंतर में जितनी भीड़ आ रखी है ना, आप उन्हें इतना पैसा दे दो कि वो बच्चे जीवन भर काम ना कर पाए। नहीं, लेकिन आपको रोटियां सेकनी है, राजनीति करनी है। एक बहुत अच्छा सवाल, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। लाखों प्रोटेस्ट हुए इस देश में, आरंभ से हुए अनंत काल तक होंगे। मुझे तो याद नहीं क्योंकि शायद मेरी जनरल नॉलेज बहुत वीक है। आप मुझे ये बताओ, आजाद होने के बाद, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आप लाला लाजपत राय जी या बहुत सारे लीडर्स को गिना दोगे। आजाद होने के बाद ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट है जिस प्रोटेस्ट में कोई लीडर मारा गया, कोई मुख्यमंत्री मारा गया, कोई एमपी मारा गया? किसी धरने में देखा आपने मरते हुए आज तक? मुझे तो याद नहीं यार, हो सकता है मेरी नॉलेज वीक हो। मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा कोई नेता मरा हो। मेरी बात में, नेता कभी मरते ही नहीं है यार, भीड़ मरती है भाई, भीड़। कभी कोई नेता नहीं मरा होगा और आगे भी कभी कोई नेता नहीं मरेगा, ध्यान रखना। ये क्या करते हैं, बोलते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, एक लठ तुम्हें नहीं खाने देंगे, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आएगा, लाशें बिछ जाएंगी यार। और कुछ दिन के बाद क्या होता है, ये सत्ता में आ जाते हैं। ये तो चलता रहता है यार, ये कल सत्ता में रहेंगे, वो सत्ता में नहीं रहेंगे, ये जीवन भर चलता रहेगा। आप और हम जैसे लोग हमेशा पिसते रहते हैं। ये स्टार्टिंग से था और अंत तक ये चलता रहेगा। एक चीज और कहना चाहूंगा, पता, मैं हिंदुस्तान में पहली बार देख रहा हूं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी कह रही है हम भी विरोध करेंगे। भाई आप तो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, आप क्यों विरोध करोगे यार? चलो अब आप देख रहे हैं, बात सुनो। बात थी नीट के बच्चों के मुद्दे की बात, उनके साथ पहले लोग जुड़े, लोग के बाद कुछ पॉलिटिकल लोग जुड़े। अब यहां से कुछ एक संगठन है वो बोलते हैं कि नहीं हम इनके विरोध में आएंगे। तो ये भी मैं पहली बार देख रहा हूं देश के अंदर की एक तरफ तो पूरे अपोजिशन के लोग जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ प्रेजेंट गवर्नमेंट के जितने भी संगठन है वो बोलते हैं कि हम भी जुड़ेंगे। तो ये जो ये मुद्दा है ये पूरी तरह से एक राजनीतिक मुद्दा ले चुका है यार। और हम ज्यादा राजनीति के ऊपर बात नहीं करेंगे यार, क्योंकि देखो कल कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब में भी पेपर लीक हो गया। नहीं, देखो हमारे को पंजाब, दिल्ली, भारत हमारे लिए सब एक है। हम इसमें राजनीति में पढ़ेंगे ही नहीं कि पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, दूसरा है। नहीं, पेपर लीक हुआ है, चाहे कहीं भी लीक हुआ हो, लीक हुआ है तो लीक हुआ है, वो अपराध है, राजनीति नहीं करना। दूसरी चीज आ जाते हैं, इसको मैं खत्म करूंगा, आपको एक किस्सा सुनाता हूं मेरा 2010 का किस्सा, शायद 10 या 9 का है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता। तो मुझे लगा कि ये खत्म करते करते मैं मेरे साथ आपके साथ एक कहानी शेयर करूं, एक किस्सा शेयर करूं। क्या हुआ 2009 या 10 में, मुझे एग्जैक्ट, मैंने 10 और 9 का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। मैं चंद्रबाबू नायडू का बॉडीगार्ड हुआ करता था। उस टाइम आंध्र प्रदेश एक ही था। तो चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के क्या थे, लीडर थे। और उस टाइम शायद के किरण कुमार रेड्डी, ऐसे कुछ यार, एक्चुअल नाम में थोड़ा दिक्कत है, वहां पर लीडर थे, वहां के मुख्यमंत्री थे। तो आप सबको बताया उस टाइम एक चल रहा था कि तेलंगाना अलग करो और
आंध्र प्रदेश अलग करो, बहुत मूवमेंट चल रहा था। तो उसी में क्या हुआ, चंद्रबाबू नायडू सर बेलगांव, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बॉर्डर, एक नदी का मैटर चल रहा था, इनका विवाद चल रहा था, वहां चले गए। अपने लगभग 115-20 के आसपास एमपी और एमएलए मिला के इनकी टीडीपी के, तो मैं उनका बॉडीगार्ड था, मैं भी गया यार। हम लोग एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रुके, मतलब जगह प्रोवाइड करवा दी थी सर को। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, डीएम सर के ऑर्डर आए कि इस जगह को खाली करवाया जाए, क्योंकि बच्चों के क्या हो रहा है, मतलब बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है यार, बच्चे पढ़ने, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में सारे नेता भरे हैं तो बच्चे कहां से पढ़ेंगे। तो सर ने बोला, डीएम सर ने, कि इनको दूसरी जगह शिफ्ट करा जाए। इस बात को बहस को 3 दिन हो गए। इस कहानी का आपको बहुत अच्छा सीख मिलेगा लास्ट में, ये मैं क्यों बता रहा हूं। और कभी आप में से किसी पत्रकार को चंद्रबाबू नायडू सर से ये पूछने का मौका मिले तो पूछना जरूर। शायद इतिहास में ये घटना किसी को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है, जो वहां पर थे उन्हीं को पता है। तो जब 3 दिन हुए तो क्या हुआ, हर बार पुलिस रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर आप प्लीज इस जगह को छोड़ दीजिए, हम आपको दूसरी जगह प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन यार आपको पता है, नेता यार 2 बारी के मुख्यमंत्री पहले रहे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू सर, और साथ में उनके 115 या 20 एमपी और एमएलए हैं साथ में, बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या हुआ, चौथे दिन की बात है, एक आईजी सर, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल महाराष्ट्र पुलिस, उनकी उम्र होगी यार कम से कम 52-53 साल के आसपास, वो आया और उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली बात करी नेताओं से कि प्लीज आप इस जगह को खाली करिए, हम आपको दूसरी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपके लिए वोल्वो बस भी लग चुकी है पहले, क्योंकि बस गाड़ियों का भी विवाद चल रहा था कि हम इस गाड़ी में नहीं जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ, एक एमपी थे बहुत हट्टे कट्टे से, उनसे बहस हो गई आईजी साहब की, तू मैं। एमपी सर ने क्या किया, आईजी सर को दे धक्का दिया और वो आईजी सर गिर गए। हमारे आंखों के सामने की बात है। आईजी सर जैसी जमीन में गिरे, वो चुपचाप खड़े हुए और वो चले गए। 1 घंटे के बाद हम क्या देखते हैं, 20 या 25 पुलिस की गाड़ियां आई। और आप नेम प्लेट के लिए मत बोलना, वहां नेम प्लेट किसी भी पुलिस वाले के इसलिए नहीं थे, सब ट्रेनिंग सेंटर के लड़के थे, सबने नेक्कर पहना हुआ था और बनियान डाली हुई थी, लेकिन सबके हाथ में 6-6 फुट के लठ थे सबके। और पता क्या हुआ, जितने एमएलए और एमपी थे, भगवान की कसम टीडीपी के, ऐसा कोई एमपी या एमएलए नहीं होगा जिसके पीछे 100 से 150 लठ नहीं पड़े। सिर्फ एक चंद्रबाबू नायडू सर थे जिनको टच नहीं होने दिया, क्योंकि वो एनएसजी कवर में थे। ठीक है, हमको बोला महाराष्ट्र पुलिस ने कि आप सर को लेके जाइए, हम आए, हम सर को लेके चले गए। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, इसकी एक सीख क्या है कहानी की। पुलिस के ऊपर पथराव होता है, पुलिस पर पत्थर चलते हैं, सीआरपीएफ को भी मारा, सीआरपीएफ ने भी मारा, लेकिन क्या है, जो आईजी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल थे ना, उनके कंधे में आईपीएस लगा हुआ था। क्या आपने कभी सुना है कि किसी आईपीएस के ऊपर हमला होता है? नहीं होता। बहुत बड़े समझदार आदमी हो, क्योंकि वो बहुत पावरफुल लोग हैं यार। हमेशा नीचे के लोग पीसते हैं, आपके और हमारे जैसे जो रोडों पर खड़े हैं, आप उनके ऊपर लाठी चार्ज कर देते हो, उनके ऊपर पथराव कर देते हो। एक आईपीएस के ऊपर कभी भी आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसा करो, लेकिन कभी भविष्य के अंदर ऐसा हो कि आपका कोई पत्थर या कोई हाथ किसी आईपीएस पर उठाओ, तो जितनी गलतफहमी आज तक आपने इस देश में पाली है ना, वो सब दूर हो जाएंगी यार। तो ये है इस देश के अंदर दोहरा रवैया। तो मैं हमेशा आपसे अंत में यही कहूंगा कि प्लीज प्रोपेगेंडाओं में मत आओ, हमेशा देश के साथ खड़े रहो, क्योंकि कल ही आप इस देश का भविष्य हो यार, और ये देश आपने ही संभालना है। और हमेशा देश हित में बात करो, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।